हिंदी पोर्शन भी है और हिंदी पोर्शन में आपके चैप्टर्स हैं जिनके कल मैंने आपको चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आपको राइट करवाए थे। उसके बाद और इंग्लिश के भी मैंने करवा दिए हैं। अब आपका नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा। मैं इसलिए आज पहले डिक्लेयर कर देती हूँ। MOM-PC के स्टूडेंट जो हैं आप लोगों का नेक्स्ट वीक जो है आपका PC का फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और ये डेट जिस दिन होगी मैं आपको पहले से ही मैसेज डल जाएगा और आप लोग टेस्ट दीजिएगा। और टेस्ट जो होगा आपका, जो मैंने आपको 4 चैप्टर करवाए हैं इंग्लिश थ्योरी में, मैंने आपको 4 चैप्टर करवा चुकी हूँ। तो उन 4 चैप्टर्स में से आपका जो है क्वेश्चन आंसर का टेस्ट होगा। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर जो मैंने मार्क करवाए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सब जो मैंने मार्क करवाए थे आप उनको उनके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। तो मैंने आपका ऑन कम्युनिकेशन एक्सप्लोरिंग स्पेस सर CV रमन और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, ये वाला मैंने आपके चैप्टर्स करा दिए। तो इनमें से ही आपके जो क्वेश्चन आंसर है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है, उसमें से आपका टेस्ट होगा। हिंदी कम्युनिकेशंस का टेस्ट मतलब हिंदी क्वेश्चन के नहीं होगा, केवल आपको इंग्लिश के ही क्वेश्चन के आंसर का टेस्ट देना है। नेक्स्ट वीक आपको पड़ जाएगा, मैसेज मिल जाएगा। अब देखिए आपकी PC बुक में, क्योंकि हिंदी कम्युनिकेशन भी है, उसमें एक टॉपिक है आपका संविदा निविदा तर्क आमंत्रण। इस पर भी हिंदी में जो क्वेश्चन है, आपको मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी में आपके जो है 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको करना है एक, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो उसमें लेटर होगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो लेटर के टॉपिक जब आपको मैं बताऊंगी तब आप करिएगा। तो उन जो क्वेश्चन आंसर में से है, तो उन क्वेश्चन आंसर में से स्टूडेंट्स आपके संविदा पर भी आ सकते हैं, निविदा पर भी आ सकता है, दर आमंत्रण कि संविदा किसे कहते हैं, निविदा किसे कहते हैं और दर आमंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है। ये तीनों क्वेश्चन आपकी बुक में है, ठीक है। तो आज मैं आपको समझाती हूँ कि संविदा क्या होती है, निविदा क्या होती है और दर आमंत्रण क्या होता है। ये पेज नंबर आप 89 पर खोल लीजिएगा। पेज नंबर 89 पर आपका संविदा, निविदा और दर आमंत्रण का है। तो आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि संविदा क्या होती है। संविदा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, निविदा टेंडर और दर आमंत्रण होती है आपकी कोटेशंस। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, संविदा को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले कि ये संविदा होती क्या है, इसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे, आपने इसको कहाँ देखा होगा, आपने इनको देखा भी होगा स्टूडेंट्स। आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि उसमें से 1-2 पेजेस के बाद ही एक निविदा सूचना निकली रहती है, और जिससे कि न्यूज़पेपर के 2, 3, 4 पेजेस पूरे भरे हुए रहते हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती कि ये क्या चीज़ है। लेकिन निविदा सूचनाएं करके वो पूरा का पूरा टॉपिक होता है, और न्यूज़पेपर तो आप जानते हैं कितना बड़ा होता है, तो उसके 2 पेजेस तो ऑलमोस्ट भरे रहते हैं। अगर इस तरह से कोई निकलती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारे काम की कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा हम सोचते हैं कि वो हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, वो जो निविदा निकली रहती है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट निकले रहते हैं, वो हमारे काम की तो चीज़ नहीं है। लेकिन जो इंजीनियर्स हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जो कि ब्रिज, स्कूल, कॉलेजेस बनाते हैं, तो उनसे रिलेटेड वो चीज़ होती है। कॉन्ट्रैक्ट जो ये निविदा सूचना होती है, ये बाय गवर्नमेंट ही निकाली जाती है, प्राइवेटली इसको नहीं निकाला जाता है। जो निविदा सूचना है यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, वो केवल सरकार ही निकालती है, उसको प्राइवेटली कोई नहीं निकाल सकता। अब ये होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या है स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बिल्डर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन जिनका काम होता है, बिल्डर्स क्या काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अब कोई हमें मान लीजिए जनरली अगर हमें कोई अपना घर बनाना है या फ्लैट बनाना है या विला बनाना है या कुछ भी बनाना है, अब आजकल का जो मॉडर्न टाइम है उसमें तो फ्लैट तो आपको ये मालूम है कि जो हमारी जो और जो सिटीज़ हैं जैसे नोएडा है, ये इसमें देखेंगे कि फ्लैट सिस्टम वहाँ पर है, तो वहाँ पर तो बने बनाए मिल जाते हैं और हमें जो लेना होता है हम उसको ले लेते हैं। हमें ना तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाना, कुछ नहीं करना, केवल हमें पैसा देना है और वो फ्लैट ले लेना है, जितने की भी खरीदारी होती है। लेकिन
जब आप ईयरली की तरफ एंट्रीज करते शुरू करते हैं तो आप देखिएगा, क्योंकि हम तो अपने नियरेस्ट का ही एग्जाम्पल देंगे आपको, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े फ्लैट्स दूर दूर से ही दिखाई देने लगते हैं, कॉलोनीज दिखाई देने शुरू कर देते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो वो जो वर्क होता है तो वो तो देखिए प्राइवेटली होता है, जो गवर्नमेंट का होगा तो प्राइवेटली तो अपना अलग करते हैं, लेकिन हम क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको बता रहे हैं, दोनों ही चीज़ें आपको बताएंगे कि ये क्यों निकालती है सरकार। अब देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट को, क्योंकि सरकार जो है ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है तो ये जो है सरकार का है, सरकार के द्वारा बनाया हुआ नहीं, सरकार का है, अंडर गवर्नमेंट है, उनकी ज़मीन है, उन्होंने पॉलिटेक्निक के लिए जिस जो भी समय उस सरकार रही है उसमें ये बनवाया है, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे मान लीजिए पॉलिटेक्निक है, अब इसमें इस पॉलिटेक्निक को एक मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि एक दूसरा पॉलिटेक्निक भी इसी के पास अगर कोई ज़मीन है, या गर्ल्स पॉलिटेक्निक अगर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हमारे पास प्रॉपर ज़मीन है, एक गर्ल्स पॉलिटेक्निक भी खोल दिया जाए, ये तो कोएड है, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं। अगर रिक्वायरमेंट्स होती है कि ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, या सरकार को अगर बनाना है, क्योंकि देखिए सरकार पर कौन सी सरकार वही करेगी जो उनको सही लगता है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को एक पॉलिटेक्निक बनाना है तो क्या सरकार थोड़ी ना बनाएगी इसके लिए। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक क्या करे, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब पॉलिटेक्निक बनाना है, गवर्नमेंट ये डिसाइड मतलब जो उनके जो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर्स हैं वो ऑर्डर पास कर देते हैं। उसके बाद में अब ये देखा जाता है कि पॉलिटेक्निक में कितने कमरे हैं, मतलब कितने कमरे का पॉलिटेक्निक होगा, कितनी मतलब लाइब्रेरीज होंगी, कितनी उसमें लेबोरेटरीज होंगी, क्योंकि जो जो ब्रांच होगी उससे रिलेटेड रूम तो चाहिए, कितनी ब्रांचेस होंगी और उनके हिसाब से कितनी हम लेबोरेटरीज रखें, प्लेग्राउंड भी होना चाहिए, हॉस्टल भी होना चाहिए, है ना। गर्ल्स अगर कोई बना रहे तो गर्ल्स और बॉयज़ का हॉस्टल भी अलग अलग होना चाहिए। तो ये उनके फिर कैंपस होने चाहिए भाई, जिसमें कि स्टाफ रहे। तो ये सारी चीज़ें जब इसका फॉर्मेट बनाया जा चुका होता है कि भाई ये इतना सब कुछ चाहिए, अब क्या करती है सरकार जो है न्यूज़पेपर में संविदा निकाल देती है, यानी कि आपका संविदा सूचना निकाल दी जाती है। उसमें लिख दिया जाता है कि इस जगह पर इतने बीघा जमीन पर एक पॉलिटेक्निक का निर्माण होना है और उसमें इतने रूम, इतने सब कुछ, और क्वालिटी जो भी मटेरियल यूज़ किया जाए, अब रेत सीमेंट और बजरी कलर का काम जो भी कुछ है कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए उन चीज़ों की। तो ये सारे जो निर्देश हैं सब कुछ उसमें लिख दिया जाता है और कितने टाइम में आपको ये तैयार करके देना है, यानी कि कितने टाइम में आप इसको तैयार करके देंगे, समय सब लिखा होता है कि 2 साल के अंदर आपको या 3 साल के अंदर आपको ये चीज़ गवर्नमेंट को हैंड ओवर करनी है। इसकी लागत भी लिख दी जाती है कि इसको बनाने में इतनी लागत लग गई। अब मान लीजिए पॉलिटेक्निक बनाना है तो गवर्नमेंट ने समझ लीजिए मान लीजिए 25 करोड़ का बजट बना दिया कि 25 करोड़ में वो बिल्डिंग आपको तैयार करके देनी है। अब कितने समय में देनी है, और हमें एक जो यानी कि जो एक हम लोग जमानत राशि भी जमा करते हैं, डिपॉजिट मनी जो हम देते हैं, तो वो भी लिखी रहती है कि कितनी डिपॉजिट जो है अमाउंट किस उस कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा। मतलब उसमें निविदा सूचना में, अब आपको मैं बता रही हूँ, आप एक बार न्यूज़पेपर की पढ़ के देखिएगा, उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है बाय द गवर्नमेंट, और उसमें जितना है सब कुछ लिख दिया जाता है। और फिर टेंडर भरने की, यानी कि अब जो है उसमें निविदा सूचना, अब वो निविदा सूचना संविदा सूचना तो निकाल दी जाती है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, यानी कि अब मान लीजिए दिसंबर चल रहा है कि 15 जनवरी तक जो है आप अपने टेंडर फिल कर सकते हैं, और फिर 15 जनवरी के बाद 30 जनवरी को जो है उस जगह पर वो टेंडर खोले जाएंगे, और खोलने के बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अब ये होता क्या है, अब गवर्नमेंट ने तो सूचना निकाल दी, गवर्नमेंट ने वो जो सूचना थी वो निकाल दी, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों कि जो बिल्डर्स होते हैं या जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो बड़े बड़े जिनका काम ही ये होता है, जो ये सब चीज़ करते हैं, अब वो क्या करते हैं, क्योंकि वो निविदा सूचना उनके हिसाब उनके लिए होता है, तो वो न्यूज़पेपर में देखते हैं। उसके बाद जिस कार्यालय में मतलब जो ऑफिस जहाँ पर एड्रेस दिया हुआ होता है कि वहाँ पर आपको टेंडर फॉर्म मिलेंगे, वो जाके वहाँ पर टेंडर भरते हैं। अब काम करने वाला एक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े बिल्डर्स भी हैं, और 25 करोड़ का मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या होता है
बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों को मालूम है कि पॉलिटेक्निक का, क्योंकि जो जिस काम में एक्सपीरियंस होता है तो वो हर चीज़ का पहले से ही निकाल लेते हैं कि हमें क्या करना है। उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म को जो है काफ़ी कैंडिडेट्स फिल कर देते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं। छोटे भी उसमें कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स भी होते हैं। अब वो उसमें फिल कर देते हैं। अब फिल करने के बाद यानी कि उसमें अब जैसे इस गवर्नमेंट ने तो 25 करोड़ बजट निकाल दिया, लेकिन गवर्नमेंट 25 करोड़ नहीं देगी। अब जो टेंडर फिल करने वाले होते हैं, अब उसमें वो सब कुछ देखते हैं, पूरा सर्वे कर लेते हैं और उसके बाद उसमें अमाउंट फिल करते हैं। मान लीजिए किसी ने कर दिया 24 करोड़ में, किसी ने कर दिया 24 करोड़ 25 लाख में, किसी ने 50 लाख में, किसी ने 22 करोड़ में, किसी ने 23 करोड़ में। यानी कि जितना अमाउंट गवर्नमेंट ने दिया है, फिक्स करा है, उससे कम अमाउंट सब फिल करते हैं, उससे कम अमाउंट सब फिल करते हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा इस तरह के टेंडर्स होते हैं कि 1-1 रुपए से भी टेंडर हाथ से चला जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम इसमें से कितना पैसा बचा सकते हैं। सब अपनी फील्ड में माहिर होते हैं, उनको मालूम है कि अगर 25 करोड़ का काम है, अगर हम इतने करोड़ में भी अगर काम करते हैं, उसको 24.5 करोड़ में भी हम उस काम को करते हैं, तो भी हम उसमें से 1 या 1.5 करोड़ रुपए बचा सकते हैं। तो सब अपनी फील्ड में माहिर होते हैं, सबको मालूम है कि हम कैसे क्या करके हमें काम करना है। अब वो जो है वो फॉर्म फिल करके, अब ये बहुत सीक्रेटली वर्क होता है, कॉन्फिडेंशियली होता है, क्योंकि दूसरे को पता नहीं होना चाहिए कि आपने कितना अमाउंट फिल किया है उसमें, क्योंकि अगर उसने 10 रुपये से भी अगर कम में फिल किया है तो प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब जो इस तरह के जो कॉटेज में 10-10 रुपये भी मायने रखते हैं। तो अब जितने भी होते हैं, जितने भी मान लीजिए इस वर्ग के लिए मान लीजिए जो 10 कोटेशंस आएंगे, मतलब 10 लोगों ने फॉर्म भरे इससे रिलेटेड। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने फॉर्म फिल किया, कॉन्फिडेंशियल उसको फिल अच्छी तरह से कर दिया, अच्छी तरह से उसको यानी कि वो कोई खोल भी ना पाए। उसके बाद में उसी ऑफिस में जाकर उन्होंने वो फॉर्म जमा कर दिया, जमा करने कर दिया। अब ठीक है, अब उनका कोई काम नहीं है, उन्हें मालूम है कि अब 30 जनवरी को ये टेंडर उस जगह पर खोले जाएंगे, 30 जनवरी को टेंडर खोले जाएंगे। अब ठीक है, वहाँ पे सबमिट हो गए। अब क्या होता है कि जो फॉर्म सबमिट होते हैं वो जो एनवलप्स में होते हैं, बंद एनवलप्स होता है, उसमें वो फॉर्म जो है फिल होते हैं, उस पर सील लगा दी जाती है, वो खोले नहीं जाते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए 10 कैंडिडेट हैं या 12 कैंडिडेट जिन्होंने वो फॉर्म फिल किए हैं, अब वो डिपॉजिट हो जाते हैं और सेफली रखे जाते हैं। उसके बाद अब क्या होता है, तो इसको जो मतलब ये रखा जाता है, जो सूचना सरकार निकाल देती है उसको बोलते हैं संविदा, यानी कि तो कॉन्ट्रैक्ट का काम, ठीक है ना। ये हो गई संविदा सूचना जो कि सरकार के द्वारा निकाली जाती है। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा संविदा सूचना के बारे में बता दूं कि क्या है, कि जो एक समझौता है जिसमें, अब इसमें एक समझौता होता है, सरकार में सारी नियम शर्तें कानून मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन सब लिखे होते हैं कि अगर आपने मान लीजिए 2 साल का काम है, अगर आपने ये काम 2 साल के अंदर नहीं किया और जो जमानत राशि डिपॉजिट मनी होती डिपॉजिट की जाती है, एज ए सिक्योरिटी मनी जो है डिपॉजिट की जाती है, अगर आपने 2 साल में काम पूरा नहीं किया तो जो आपकी जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी आपसे। यानी कि इसमें अब जमानत राशि भी होती है कि भाई इस काम के लिए आपको अगर 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है या उसमें, तो आपसे वो एक अच्छा खासा अमाउंट एज ए डिपॉजिट करवा लेते हैं सरकार कि भाई आप जमा कर दीजिएगा। अगर आपने काम नहीं किया तो उसमें बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा रहता है आपकी जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाएगी और हो सकता है आपको जेल की सजा भी मिले। यदि आप ज़्यादा ही डिले कर देते हैं तो हो सकता है आपको जेल के में भी जाना पड़े, सारी लिख देते हैं। उसके बाद जो उन शर्तों को मान लेता है तो वही फॉर्म फिल करता है। फॉर्म फिल हो गए तो यहाँ तक जो था कि जो न्यूज़पेपर में जो कॉन्ट्रैक्ट निकला है, जिसकी सूचना निकली है, उसी को कहते हैं संविदा, वो आपका की संविदा सूचना। अब जो फॉर्म फिल होते हैं उसको बोलते हैं टेंडर, यानी कि जो फॉर्म जिसमें वो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बड़े बड़े और जो वो फॉर्म फिल करते हैं उसको बोलते हैं टेंडर। अब क्या होता है, सबने जमा कर दिया अपनी डेट पे, अब आती है 30 जनवरी। अब क्या होता है कि 30 जनवरी को एक मतलब कोई उसमें एड्रेस लिख दिया जाता है कि क्या कहते हैं, उस जगह पर ओपन ग्राउंड में बड़े बड़े अधिकारियों के अंडर ये एनवलप्स खोले जाएंगे, यानी कि जमा करने के बाद उन एनवलप्स को कोई भी नहीं टच करता है, कोई भी नहीं खोलता है,
उनको बिल्कुल सिक्योरिटी से रखा जाता है। और वो जो सील बंद लिफाफे होते हैं वही बड़े बड़े जो अधिकारी जो कि वो टेंडर देंगे उनकी उसमें वो जो है खोल दिए रख दिए जाते हैं, मतलब उनको रखा जाता है। तो जितना मैंने पढ़ाया बुक में अभी देखिए, जस्ट अ मिनट। वही तो कह रही हूँ मैडम को। तो स्टूडेंट जब वो सील बंद लिफाफे वहाँ पर वो रखे सबमिट कर दिए जाते हैं, उसके बाद में जब डेट बता दी जाती है, जैसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अब 30 जनवरी को जहाँ पर वो एड्रेस होता है कि जहाँ पर वो कॉन्टैक्ट खुलेंगे, वहाँ पर वो जिन्होंने कॉन्टैक्ट के फॉर्म भरे थे वहाँ पर वो ओपन ग्राउंड या जैसे भी होता है, हॉल होता है, कुछ भी होता है, वहाँ पर वो चेक करते हैं। अब क्या होता है, वो जो आप उन्होंने जो टेंडर भरे थे, टेंडर फॉर्म फिल किए थे, अब वो क्या है, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो मतलब जो वो पास करेंगे, यानी कि वो टेंडर पास करेंगे कि टेंडर किसको दिया जाना है, उनके पास अथॉरिटी होती है, वो वहाँ पर होते हैं। और एक टाइम पर जो है एक बड़ा सा हॉल होता है या ओपन ग्राउंड में, वो सारे सील बंद लिफाफे किसी सेफ ट्रीज में वहाँ पर उनके सामने रख दिए जाते हैं। जिन्होंने वो टेंडर फिल किया था वो सारे कैंडिडेट वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, अब उन सील बंद लिफाफों को चेक करते हैं कि कोई लिफाफा की सील खुली भी तो नहीं है। अगर किसी भी लिफाफे की सील खुली भी होती है तो ऑटोमेटिकली वो जो टेंडर है वो कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स कि इसमें कुछ गड़बड़ की गई है। तो ऐसे जो जिनके लिफाफे खुले हुए होते हैं तो वो लिफाफे बिल्कुल अलग कर दिए जाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। अब जो सील बंद लिफाफे हैं उन्हीं कैंडिडेट के सामने वो लिफाफे खोल दिए जाते हैं और वहाँ पर वो उनका निरीक्षण करते हैं, यानी कि किस व्यक्ति ने कितना, किस कंपनी ने या कॉन्ट्रैक्टर ने कितना अमाउंट फिल किया है, सारी शर्तें मानने को तैयार है, डिपॉजिट मनी जो है वो जो हमारी जमानत राशि होती है उसको करने के लिए तैयार है। तो वो सारा आपस में डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करने के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्टर जो उनको सही लगता है कि जो अमाउंट भी उन्होंने भरा सही भरा है और सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी गवर्नमेंट के मानी है और काम भी कर लेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को फिर वो नाम डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इस कंपनी को दे दिया जाता है। अब जब इतना वो और डिक्लेयर कर देते हैं तो जो और फॉर्म्स होते हैं वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाते हैं, उस पर कोई भी और मतलब उस पर कोई भी बहस नहीं कर सकता और ना ही कोई आर्गूमेंट्स हो सकती उस पर कि आपने हमारा क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑटोमेटिकली किसी एक नाम, किसी एक टेंडर या कॉन्ट्रैक्टर का नाम डिक्लेयर होने के बाद ऑलरेडी जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सब कैंसिल हो जाते हैं और उनसे जो कोई मनी वगैरह लिया होता तो उनको रिटर्न कर दी जाती है। अब जिस व्यक्ति ने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, यानी कि जितनी उसने राशि लिखी थी, मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट उस व्यक्ति को मिल गया जिसने 24 करोड़ में कहा है कि मैं ये काम कर दूँ, 25 करोड़ सरकार ने बोले थे, 24 करोड़ में वो व्यक्ति करने के लिए तैयार था, 1 करोड़ तो सरकार का बच ही रहा है, सरकार ने उसको टेंडर दे दिया। अब क्या होता है, अब वो व्यक्ति जो है जितनी वो मतलब डिपॉजिट करते हैं मनी वो सारी डिपॉजिट कर देते हैं। अब वो व्यक्ति क्या करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं टेंडर, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं निविदा सूचना, यानी कि इसको बोलते हैं टेंडर, जो कि होते हैं टेंडर। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब इसमें अब
यानी कि कोटेशंस होती है, मतलब होता है दर आमंत्रण। कोटेशंस का मतलब होता है दर आमंत्रण। अब वो व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, जिस व्यक्ति ने, अब जिस व्यक्ति का नाम डिक्लेयर हुआ है तो उसको मतलब ऑलरेडी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट उसके पास चला गया। अब वो व्यक्ति क्या करता है स्टूडेंट्स, अब वो व्यक्ति, क्योंकि उसकी देखो बड़ी फर्म होती है, उसका बड़ा बिजनेस होता है, क्योंकि वो कोई हम जैसे छोटे मोटे या हमारा जिससे कोई भी नहीं आम आदमी कर सकता, क्योंकि जिसका काम होता है वही उस काम को लेता है। तो उसका कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस होता है, तो उसके ऑलरेडी पूरा स्टाफ, वर्कर्स, लेबर सब कुछ होती है। अब वो क्या करता है, अब उसे टेंडर मिल गया, यानी कि अब टेंडर उसको पास होगा। अब वो व्यक्ति, अब जो उसके और जो असिस्टेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका तो रोज का काम होता है, जैसे हम लोगों को रोज को आप डेली आकर आपको पढ़ाना है, सब कुछ करना है, तो ये हमारा काम है। अब इसी काम में हमें एक्सपीरियंस है, अब उस काम में उन लोगों को एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब वो काम शुरू से ही कर रहे होते हैं तो उनको मालूम है। अब ये दर आमंत्रण होती क्या है, अब देखिए बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो लेबर वर्क चाहिए, सीमेंट, रेत, बजरी और बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए जिनसे वो काम होता है, तो वो सब ऑलरेडी उनके पास अपना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नया मार्केट में आता है या कुछ भी है, तो वो दर आमंत्रण होती क्या है कि अब जैसे मेन जो मटेरियल है इसके, मान लीजिए सीमेंट है, तो सीमेंट है, रेत है, बजरी है, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो अपने बड़े बड़े जो उनके अंडर में जो वर्क करने वाले होते हैं असिस्टेंट, तो वो उनको मार्केट सर्वे के लिए भेज दिया जाता है कि आप मार्केट में जाइए और इन सब की कोटेशंस लेकर आइए। कोटेशंस का मतलब ये हुआ कि जितने भी मार्केट में सीमेंट वालों की दुकान है जो सीमेंट सेल करते हैं, हर शॉप पे जाते हैं, बढ़िया सीमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, अगर जरा सी भी गलती हो गई तो फिर वो भारी पड़ती है, तो क्योंकि अच्छा सीमेंट चाहिए कंपनी का, क्योंकि दिया जाता है सरकार के द्वारा कि मतलब मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ करना है, बिल्डिंग मजबूत होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो जल्दी कोलैप्स हो जाए या गिर जाए। तो अब क्या होता है कि वो सीमेंट वाले एक की दुकान पर गए, हाँ जी आप जो है एक कट्टा कितने, आपका कितने का रेट है, हमें होलसेल में 1000, 2000 मतलब 5000 इतने चाहिए, हमें कितना कंसेशन मिलेगा, कितना आप डिस्काउंट देंगे, उसने एक कोटेशन ले ली, इसी को बोलते हैं दर आमंत्रण, यानी कि एक दुकान से उन्होंने कोटेशन ले ली, दर आमंत्रण ले लिया। फिर दूसरे होलसेलर के पास गए, दूसरे वाले होलसेलर ने अपना रेट बताया, तीसरे के पास गए, तीसरे ने अपना रेट बताया कि हम सर इतना इतना देंगे। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट कि जो कोटेशंस ली जाती हैं, अब वो जो जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है तो वो क्या करता है कि जो अपने हिसाब, अपनी समझ से, अपने हिसाब से वो जो कॉन्ट्रैक्ट, अब किसी एक जो शॉप जो सीमेंट वाला होता है कुछ होता है, उसको जो है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, अब जितने भी सीमेंट के कट्टे सप्लाई होंगे वो आप ही की दुकान से होंगे, और आपस में फिक्स कर लिया जाता है कि आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। इसी तरह वो रेत का भी कर लेते हैं, सीमेंट का भी कर लेते हैं, बजरी का भी कर लेते हैं, और जितना भी उससे रिलेटेड वर्क होता है वो सारा फिक्स कर लिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं दर आमंत्रण यानी कि कोटेशन। उसके बाद में उस बिल्डिंग को बना दिया जाता है और उसके बाद में फिर सरकार को जैसे ना हैंड ओवर किया जाता है, और इसमें पहले से ये लिखा होता है कि अगर मान लीजिए काम कंप्लीट नहीं होता, टाइम से नहीं होता, तो उसको जो है सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी उसका जब्त कर लिया जा सकता है। तो यही है स्टूडेंट्स आपका संविदा, निविदा और दर आमंत्रण। इसके जो देखिए क्वेश्चन है आपके पेज नंबर देखिए 91, पेज नंबर स्टूडेंट्स 91 पर है आपके। ये 4 क्वेश्चन से मतलब रेयरली ही आते हैं, ये क्वेश्चन रेयरली ही आते हैं, मतलब कभी दे दिए कभी दे दिए, ऐसे नहीं होता कि हमेशा ये आ जाते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसको आप मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 91 पर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये जो 4 क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, बस आपको यही क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब देखिए इन्होंने की निविदा सूचना क्या है। अब मान लीजिए ये तो हो गया सरकार का बहुत बड़ा काम, अब छोटे काम नहीं होते हैं। अब जैसे पॉलिटेक्निक है, इससे पिछले साल क्या हुआ कि यहाँ पर जो है बाहर नेम प्लेट्स के लिए और जो है बाहर से जो है पेंटर को बुलाया गया रूम के बाहर रूम नंबर लिखवाने के लिए,
अब जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, यानी कि जो कुछ ही हज़ार के काम होते हैं, तो ऐसे काम के लिए कोई निविदा सूचना नहीं निकलती, क्योंकि उसी कॉलेज में एक गवर्नमेंट का फंड आता है और ये प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार छोटे मोटे काम को खुद करा सकते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये काम होना था, तो जैसे किसी पेंट करने वाले जो जिनका ये काम होता है उनको ठेका देते हैं कि भाई हमारे कॉलेज में जितने भी रूम्स हैं उनके बाहर आपको नंबरिंग करनी है और जो भी कुछ है वो करना है। तो उनको जो जितना वो बैठा गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले वो दे रखा है, लेकिन क्या होता है उनका भी जो है सरकारी बिल बनता है। अब जिस पेंटर जो जिसको हमने मतलब जिसको उस काम के लिए अडॉप्ट किया गया है वो बिल पक्का बिल देंगे, यानी कि वो जो है क्योंकि सरकार ने जो फंड दिया है उसका एक एक रुपये का हिसाब वो वापस लेती है कि भाई तुमने कहाँ खर्च किया। तो वो प्रिंसिपल सर की मतलब प्रिंसिपल सर या मैडम जो हायर अथॉरिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेमेंट उन्हीं के थ्रू निकलते हैं, उनके सिग्नेचर के थ्रू निकलते हैं और वो जो है काम करा सकते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे जैसे चेयर्स टूटी पड़ी हैं उसको ठीक कराने के लिए किसी को कॉन्टैक्ट दे दिया, किसी कारपेंटर को बुला के कि कॉलेज में देखिए लकड़ी की चेयर्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, वो टूट जाती हैं, एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उनको वैकेशंस में उनको ठीक करने के लिए किसी को बुला लिया जाता है। तो ऐसे जो प्राय छोटे मोटे काम होते हैं वो तो बिना किसी निविदा सूचना के निकाले काम पूरे हो जाते हैं, उनको पेमेंट दे दिया जाता है और जितने भी बिल्स होते हैं वो गवर्नमेंट को भेज दिए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट को पता चल जाए कि उनके फंड में से कितना पैसा किस काम के लिए यूज़ हुआ। तो छोटे मोटे कामों के लिए तो प्राय अपने आप ही बुलाकर काम कर सकते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन करवाना हो तो उसके लिए सरकार जो है संविदा निविदा और दर आमंत्रण जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जो आपका है तो वो निकाली जाती है। अब निविदा क्या है, देखो जो मैंने आपको बताया उसमें लिखा है किसी कार्य को पूर्ण कराने के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हेतु एक निर्धारित प्रपत्र जिसमें कार्य की अनुमानित लागत, पूर्ण होने का संभावित समय, अन्य शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी जाती हैं, निविदा कहलाती है। यह आपूर्तिकर्ताओं को भेजा गया एक ऐसा लिखित पत्र है जिसमें वांछित वस्तुओं या कार्यों के बारे में निश्चित दरों और निश्चित अवधि के अंतर्गत कार्य को संपन्न कराने की सूचना दी जाती है। और इसमें जो है निकाल भी जाती है। कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो बिल्डर्स होते हैं जो ऑलरेडी सरकार का काम कर चुके होते हैं और काफ़ी सरकार उन कामों से उनके कामों से खुश होती है। तो ऐसे जो बिल्डर्स होते हैं उनको प्राइवेट मतलब सरकार की तरफ से स्पेशल उनको लेटर भेज दिया जाता है। उनको जो उनके रहते में तो जरूरी नहीं निविदा नहीं सूचना तो निकल गई, लेकिन जो काम सरकार के पहले कर चुके हैं ऐसे जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके पास एक मतलब सेपरेटली उनको लेटर भी भेज दी जाती है। अब ये निविदा सूचना क्यों निकाली जाती है, ये तो निविदा थी आपकी जो मैंने आपको बताया था वो टेंडर फॉर्म जिसमें ये सारी बातें होती हैं। अब ये कि निविदा सूचना क्यों निकाली जाती है, किसी भी कार्यालय या भंडार में जब किसी वस्तु की कमी हो जाती है या वह समाप्त होने वाली होती है तो उसको खरीदने के उद्देश्य से निविदा सूचना निकाली जाती है। यह सूचना एक निर्धारित प्रपत्र होती है जिसमें संग्राहक के नाम के अतिरिक्त माल या कार्य की संपूर्ण जानकारी, निविदा खोलने की दिनांक आदि का विवरण होता है। प्राय निविदा सूचना अधिक मात्रा में माल खुले बाजार से प्राप्त करने के लिए निकाली जाती है। इंजीनियरिंग के लगभग सभी विभागों में निविदा सूचना निकालना आवश्यक है। सरकारी कार्यों में सभी विभागों में निविदा सूचना निकालना आवश्यक है। सरकारी कार्यों में साधारणतः कोई भी कार्य निविदा सूचना निकाले बिना नहीं हो सकता। इसमें उन्होंने माल की खरीद पर बता दिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उस पर भी इस पर भी हो सकता है कि कोई सरकार को माल खरीदना बड़े स्केल पे तो भी निकल जाती है, लेकिन जो टेंडर का मीनिंग प्रॉपर था वो हो था जो मैंने आपको बताया था। अब इसमें संविदा क्या है कि दीर्घकालीन कार्यों को संतोषजनक ढंग से एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु संविदा पर देना लाभकारी होता है। संविदा दो व्यक्तियों या दो पक्षों के बीच में एक ऐसा समझौता होता है जिसके अनुसार वे कार्य को पूर्ण या संपन्न कराने के लिए सहमत होते हैं। जो भी व्यक्ति या पार्टी संविदा में दी गई शर्तों को तोड़ता है या उसका उल्लंघन करता है उस पर जुर्माना हो सकता है अथवा उसके विरुद्ध अदालत में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। संविदा पत्र पर दोनों व्यक्तियों के पक्षों के हस्ताक्षर होने भी जरूरी हैं। जो व्यक्ति संविदा करने के पश्चात उसमें दी गई शर्तों के अनुसार किसी कार्य को संपन्न कराता है उसको ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका। फिर है आपका दर आमंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ती है।
हम अपने दैनिक जीवन में खुले बाजार में अपने अपने घरों के लिए आवश्यक वस्तुओं को बिना किसी कोटेशन या दर आमंत्रण के खरीदते हैं, किंतु सरकारी कार्यालय या विभागों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ छोटे से छोटे माल की खरीदारी के लिए भी दरें आमंत्रित की जाती है, यानी कि कोटेशन कलेक्ट की जाती है, और जिस व्यापारी की दरें न्यूनतम होती हैं उसी से सामान खरीदा जाता है। क्वालिटी अच्छी हो लेकिन प्राइस कम हो। छोटे मोटे कार्यों के लिए भी दरें आमंत्रण कराना नितांत आवश्यक है, जिससे सरकारी धन का अपव्यय ना हो सके और कार्य को भी संतोषजनक ढंग से पूर्ण कराया जा सके। तो ये जो स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चंस हैं, तो आपको इन 4 क्वेश्चंस में से स्टूडेंट इनको आपको पढ़ लेना है और इनको याद कर लेना है, क्योंकि इनमें से हो सकता है फिर कभी काफ़ी टाइम हो गया इनमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है, तो हो सकता है इस बार इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो जो हिंदी के पोर्शन में आप जो 10th चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे तो ये वो तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा आप ये जो 4 क्वेश्चन हैं संविधान निबंध और दर आमंत्रण, इनके भी 4 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी बुक में है और आई होप कि आप में से मोस्टली सबने बुक खरीदी ली होगी, क्योंकि बुक के बिना बेटे स्टडी नहीं होती। जितना भी जैसे भी जो वर्क बताती हूँ उसको ये 4 क्वेश्चन आप जो राइट भी कर सकते हैं रजिस्टर में, नहीं तो बुक में भी आप अपना मार्क करके काम में उसको करा देते हैं। तो ये था आपका संविदा निविदा एंड दर आमंत्रण। ये हिंदी का ही पोर्शन का एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, जिसको कि आपको मैंने आपको बताया कि आपको करना है। अब स्टूडेंट्स हिंदी का हम एक चैप्टर और ले लेते हैं, अब एक चैप्टर और करा देते हैं हिंदी का। हमने 3rd चैप्टर कराया था कल, ग्राम्य विकास। अब देखिए हम एक चैप्टर और हिंदी का करा देते हैं। 3rd हमने अभी हमारा 3rd रह रहा था, 3rd चैप्टर हमने 4 ही करा था आपका। हिंदी कम्युनिकेशन में हम चैप्टर 4 हमारा जो था वो कंटिन्यू था। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे थे। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे थे कि गांव में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए क्या किया जा रहा है। मैं कल आपको इसको बता रही थी कि आर्थिक विकास ना होने के कारण बेरोजगारी जो है एक समस्या है। इसके लिए सरकार द्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लघु उद्योग हेतु गांव में परंपरागत और आधुनिक तकनीकी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और भूमिहीनों को रोजगार देने के लिए भूमि दी जा रही है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अब देखिए मैंने आपको पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि सरकार जो है अपनी तरफ से अब किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। अब गांव में भी आप जाएंगे तो वो वाला हाल नहीं है, गांव में भी आज अच्छे खासे गांव भी जो है वो अच्छे खासे डेवलप है, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर है। कुछ जो बिल्कुल ही है पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर जो नहीं पहुँची है, तो वो कुछ रीज़न होगा जो भी कुछ है, लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि आज मोस्टली गाँव की स्थिति बहुत बेहतर है। लाइट भी है वहाँ पर, सबके खेतों में ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं, सबका जो है अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो रही है। अब सरकार में क्योंकि देखिए बिजनेस, हम बेरोज़गारी के बारे में शुरू से पढ़ ही रहे हैं कि जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए गवर्नमेंट ने, मैंने आपको पहले बताया था कि लोन की सुविधा भी है। जो टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं ऐसे सेंटर भी हैं। जो हमारे गांव के जो ट्रेडिशनल जो चले आ रहे हैं उद्योग धंधे, उनको बढ़ावा देने के लिए कि आजकल आप देखेंगे कि वो सब ऑनलाइन भी आप देखते होंगे, और बच्चों की अमेज़ॉन वगैरह पे भी देखते होंगे कि जितने भी विलेजर्स की जो आर्ट और क्राफ्ट वर्क है कितना फेमस हो रहा है। आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क कितना फेमस है, लोग कितने मतलब लाइन पर ऑनलाइन चीज़ों को कितना पसंद करते हैं। हथकरघा उद्योग यानी कि जो बनाते हैं हाथ से, है ना, हथकरघे के द्वारा जो मतलब मटेरियल बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, साड़ियाँ बनाई जाती हैं और कुछ, तो बहुत पॉपुलर है। अब जब उन पॉपुलरिटी उनको मिलती है तो यानी कि उनका उद्योग जो बिजनेस है वो भी तो बढ़ता है।
तो सरकार अपनी पूरी तरह से कोशिश करती है कि उस चीज़ों का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो, और ताकि हमारे जो पुरानी जो ट्रेडिशनल्स हैं, जो हमारे जो पुराने रीति मतलब जो ये उद्योग धंधे हैं, जैसे हमारी जो प्राचीन कला वो खत्म ना हो, क्योंकि इनका इंडिया में नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री जितने भी हमारे बाहर विदेशों में भी इनको पसंद किया जाता है, और इससे आज ये बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा बिजनेस के रूप में बन रहा है, यानी कि डेवलप हो रहा है। तो ये है आपका कि क्या किए जा रहे हैं। अब इसके बाद है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, इसका संवैधानिक आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, नोट क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आता है। भूमि सुधार आंदोलन क्या है, मतलब भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। हमारे देश में 1977 टू 1978 में जो है भूमि विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी, और इसमें क्या हुआ, इसकी अधिनियम के अनुसार बंजर जो जितनी देश में बंजर भूमि थी उसको खेती के लायक बनाना था, उनको कृषि के लायक बनाना था, और भूमि कटाव और वन संपदा का लगातार ह्रास होने के कारण जो भूमि लगातार बंजर होती जा रही थी, उसकी रोकथाम के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आरंभ किया गया। अब यानी कि जैसे देखिए कि जब जंगल कटते हैं बहुत तेज़ी से, आजकल आप जानते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जंगलों को बड़ी तेज़ी से काटा जा रहा है, जिसका नुकसान हमें आज नहीं तो लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपने हाथों ही जो है उस जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको खत्म करते चले जा रहे हैं। इसका मेन क्या है, पॉपुलेशन इस तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो जंगल काटे जा रहे हैं और उन पे जो है रेजिडेंस बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे जब जंगल काट दिए जाते हैं और जो क्या कहते हैं भूमि का कटाव हो जाता है, या जंगलों के कारण वो भूमि बंजर हो जाती है, तो ऐसे उनको बचाने के लिए, बंजर ना बने, उनको खेती के लिए उपयुक्त बनाया जाता है, और जहाँ पर यानी कि जंगलों का नामो निशान खत्म हो गया वहाँ पर वृक्षारोपण। आज आपको मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ पर बहुत ध्यान देती है, वृक्षारोपण, कि भाई अपने वातावरण को, घर के आसपास के वातावरण को हरा भरा रखो, ताकि वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, और जिससे कि हमारी जो ये संपदा है ये खत्म ना हो। तो इस पर दिया जा रहा है कि भूमि पर जो है वृक्षारोपण के कार्यक्रम तेजी से लगाए जा रहे हैं, और जिससे कि आप इससे काम को बहुत जल्दी से किया जाता है। बाढ़ों के निर्माण के लिए बांध का यूज़ किया जा रहा है, कि बांध बनाए जा रहे हैं, और जिससे कि पानी खराब ना, मतलब जो है गांव में रहकर गांव को नुकसान ना पहुंचाए। आप एक बार स्टडी करिए 10 मिनट। तो स्टूडेंट मतलब भूमि सुधार यानी कि जो भूमि बंजर हो चुकी है उसको सुधारने के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं, और इससे क्या है कि और बांधों का निर्माण किया गया है, जिससे के कारण ग्रामीण जो लोग हैं उनको सुविधाएं प्रदान की गई हैं, और भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा उर्वरक भूमि की रक्षा और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है, और जहाँ से और जस्ट मिनट, बस मैडम 5 मिनट और जिससे कि क्या है, और विद्युतीकरण भी किया गया है। गांव में आजकल देखिए मतलब गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, इसका संवैधानिक अधिकार क्या है, ये क्वेश्चन में बेटा हमेशा आ जाता है आपका, क्योंकि इसमें जो आपका पहला एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो आया है जैविक उर्वरक और स्वरोजगार का, मैंने बता दिया। इसमें पीछे देखते एक मिनट, जैविक उर्वरक जो है ये क्वेश्चन भी अभी आप आया नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जो है लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ग्राम विकास में चकबंदी का क्या योगदान है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चकबंदी क्या होती है स्टूडेंट्स, चकबंदी होती है कि जिन किसानों के पास छोटी छोटी खेती होती मतलब भूमि होती है,
हर कोई किसान ऐसा नहीं होता कि जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में भूमि हो, कई बीघे जमीन हो, किसी के पास छोटे छोटे टुकड़े में होती है ना। तो क्या होता है कि जिन किसानों के पास छोटे छोटे टुकड़ों में भूमि होती है तो और जो दूसरे किसानों के पास भी होती है तो उनको क्या करते हैं, सरकार ने एक चकबंदी योजनाएं बनाई, जिसमें क्या था, उन सारी भूमि को एक साथ जोड़ दिया गया। क्योंकि अगर कोई किसान एक छोटे से पार्ट में खेती करेगा तो फसल भी तो कम ही होगी, उसी के हिसाब से फसल होगी जितनी भूमि है। लेकिन यदि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी भूमि बना दी जाए और जब उस पर खेती कराई जाए तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, फसल भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो उसी को बोलते हैं चकबंदी की। गाँव ग्रामीण विकास क्षेत्र में जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े थे उनको मिलाकर एक कर दिया गया और जिस पर जो है खेती की गई। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स अच्छी फसल होती है और किसानों को भी इसका फायदा होता है। छोटे मोटे जो किसान होते हैं बेचारे, तो उनको भी खेतों से अधिक उपज मिलनी शुरू हो जाती है और अपनी समस्त भूमि को एक या दो चक में एक जगह मिल जाती है, जिससे किसान उसमें चकों में सिंचाई की व्यवस्था भी आसानी से कर देते हैं। यानी कि चकबंदी तो बना ली और कुछ पार्ट दे दिया, जिसे किसान सभी मालिक हैं, यानी कि कुछ पार्ट कुछ किसान को दे दी कि अब इसकी देखभाल आपको करनी है, कि आपको इसमें पानी देना है, सब कुछ देना है, तो वो सब करके इसका फायदा मिलता है। और आप तो जानते हैं बच्चों, यूनिटी में ही ताकत होती है, जिस काम को मिलजुल कर करा जाता है वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ग्रामीण विकास में चकबंदी का क्या योगदान है, ये भी बच्चों आ जाता है। उसके बाद में ग्राम में पंचायत में कौन कौन से अधिकार हैं, उसके लिए देखिए ग्राम पंचायत के इस ग्राम विकास के लिए क्यों आवश्यक है। अब देखिए पंचायत है, उसको सारे अधिकार होते हैं कि गांव में कृषि, लघु उद्योग, चिकित्सा, सड़कें, महिलाओं बाल कल्याण, तालाब, कुओं की सफाई, ये सारे ग्राम पंचायत की भूमिका में इनका विशेष योगदान होता है। क्योंकि हर जगह सेक्टर बने होते हैं हर हिसाब से, तो जो ग्राम पंच होते हैं, पंचायत के जो प्रधान होते हैं, उनके पास ये सारी अथॉरिटीज़ होती है कि ये सब उनका ध्यान रखती है। गांव में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए क्या किया जा रहा है। गांव में देखो स्वास्थ्य पर दिया जाता है, आजकल तो महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य का सरकार विशेष ध्यान देती है। उनके लिए जो है हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं, सरकारी चिकित्सालय खोले जाते हैं, उनको पैसे भी दिए जाते हैं, पैसे की आर्थिक रूप से भी मदद की जाती है। और उनके लिए लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग, शैक्षिक सुविधाएं दी जाती है, स्कूल भी खोले जाते हैं प्राइमरी, जहाँ पर बच्चों को शिक्षित किया जाता है। तो ये सारे जो प्रोग्राम होते हैं स्टूडेंट्स, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर चलाए जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत ग्राम्य विकास के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं। पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं स्टूडेंट्स, पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, तो आप इसमें 7, 8, 9 ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो भी हैं आपके, कि पंचवर्षीय योजना में अनेक बल दिए जाते हैं। जमींदारी की प्रथा समाप्त करके भूमि सुधार आंदोलन के द्वारा ग्रामों की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को सही दिशा प्रदान की गई है। पहले जमींदार वर्ग खत्म हो चुका है, क्योंकि जमींदार वर्ग किसानों का शोषण करते थे, अपनी तिजोरियां भरते थे और किसानों का शोषण करते थे। तो ये जो है प्रदान की गई है। शिक्षा, विद्युत, परिवहन, सड़कें, आवास, बैंकों को की ऋण की व्यवस्था सरकार के द्वारा ग्राम्य विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये जो ग्राम्य विकास का, उसके बाद है कृषि, व्यापार और निरीक्षण निदेशालय गांव विकास में कैसे योगदान देता है, छोटा सा ये आप पढ़ लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों 9 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 9 चैप्टर तक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका स्टूडेंट्स, और आप ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर जितने भी मार्क कराए गए हैं आप इनको कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट आगे हम जो है अलग चीज़ आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। अब जितने भी हैं आप ये सब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी कम्युनिकेशन में मैंने बोला है आपको कि क्वेश्चन आप लोग राइट मत करिए, आपको राइट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल बुक में ही मार्क लगा लीजिएगा और बुक में ही मार्क लगाने से स्टूडेंट्स आप उनको कर लीजिएगा। तो ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं हिंदी कम्युनिकेशंस के, जितने हमारे 4 चैप्टर हो गए स्टूडेंट्स, तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा, और नहीं तो टिल देन स्टे होम।